सरदार पटेल विश्वविद्यालय वल्लभ विद्यानगर के 67वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में उपस्थित अभी जिन दो महानुभावों के विचारों को आप सबने सुना, गुजरात का ये सौभाग्य है कि विद्या के क्षेत्र में आज जो प्रगति हो रही है, स्कूल लेवल से लेकर उच्च शिक्षा तक, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो नई शिक्षा नीति इस देश के भावी बालकों के भविष्य के निर्माण के लिए निर्धारित की है, उसको व्यावहारिक रूप से आगे बढ़ाने में, प्रदेश के युवाओं को संस्कारित करने में हमारे दोनों ही शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री ऋषिकेश भाई पटेल जी, जो उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को संभालते हैं, और राज्य शिक्षा मंत्री प्रफुल्ल भाई पानसेरिया जी, लगभग कॉन्वोकेशन में और विभिन्न कार्यक्रमों में उनके साथ रहने का अवसर मिलता है, तो बहुत खुशी होती है कि उनके विचार, उनकी सोच और चिंतन इस प्रदेश के भावी युवाओं के निर्माण में सतत लगी रहती है। आज सौभाग्य से दोनों हमारे बीच में उपस्थित हैं, तो मैं इनका अभिनंदन करते हुए स्वागत करता हूं। हमारे कुलपति आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर निरंजन भाई पटेल जी, वो बड़े सतत प्रयास के साथ इस विश्वविद्यालय को हर क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसी आपकी छोटी सी इस पूरे दिग्दर्शन आपने विश्वविद्यालय की गतिविधियों को देखा है। हमारे रजिस्ट्रार महोदय डॉक्टर भाईलाल भाई पटेल जी, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के एवं कार्यकारी परिषद के सभी सदस्यगण, विविध संकायों के डीन, अध्यापकगण, मीडिया के मित्रों, यहाँ पर उपस्थित अभिभावकगण और बहुत ही सम्मानित आज के हमारे इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु पदवी प्राप्त करने वाले छात्र छात्राएं, और मुझे जानकारी दी है कि कुलपति महोदय ने कुछ स्कूल के छात्रों को भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। स्वागत है आप सभी का। भाइयों और बहनों, किसी भी विश्वविद्यालय के लिए आज का ये दिन, जिसको दीक्षांत समारोह बोलते हैं, बहुत महत्व का होता है। आज इसमें 3 विचारधारा के लोग उपस्थित हैं। यहाँ पर वो माता पिता जिन्होंने अपने बेटे बेटियों को जन्म दे करके, पाल पोस करके, बड़ा करके शिक्षित करने के लिए आपके पास भेजा, वो भी कुछ यहाँ पर उपस्थित है, और जिन गुरुजन के पास भेजा वो भी यहाँ उपस्थित हैं। और इन दोनों की मेहनत लगातार चलती रही, उसका परिणाम स्वरूप डिग्री प्राप्त करने वाले बेटे बेटियां भी यहाँ उपस्थित हैं। और आज का जीवन एक औपचारिकता का ये कार्यक्रम नहीं होता था। प्राचीन भारत में यह कार्यक्रम इन तीनों पक्ष के लोगों की तपस्या के परिणाम स्वरूप कहाँ पहुंचे, उस पर चिंतन करने का होता था। माता पिता ने किस भाव से गुरुजनों के पास छात्रों को, अपने बच्चों को भेजा, और अध्यापक वर्ग ने किस भाव से अपने बालकों का निर्माण किया, और माता पिता और अभिभावक अपने बच्चों, माता पिता और गुरुजन
अपने इन डिग्री धारण करने वाले छात्र छात्राओं से क्या अपेक्षा रखते हैं, इस पर आज के दिन मंथन होता था। यह समारोह बहुत परिणामदायी होना चाहिए, उस सोच के साथ ये होता था। मात्र डिग्री प्राप्त करना और उसके साथ केवल रोजगार का साधन ढूंढना, यहां तक ये सीमित होता है तो इसका कोई बड़ा मायना नहीं होता। हमारे यहाँ महापुरुषों ने संस्कृत साहित्य में लिखा है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशु भी नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष धर्मेण ही ना पशु भी समाना। हम भोजन करते हैं, पशु पक्षी भी खाते पीते हैं। हम मनुष्य भी सोते हैं, पशु पक्षी भी सोते हैं। कोई हमें प्रेशर में लाता, डंडा मारता तो हम भी डरते हैं, पशु पक्षी भी डर जाते हैं। वो भी बच्चे पैदा करते हैं, हमारे यहाँ भी बच्चे पैदा होते हैं। तो ये तो सारी चीज बराबर है पशु पक्षी और हम में। केवल धर्म, एक जिम्मेदारी, एक सोच, एक चिंतन, एक विचारधारा यदि पशु से अलग मनुष्य में नहीं होती तो पशु पक्षी और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ बालक को शिक्षित करने की परंपरा सबसे जीवन में आवश्यक थी। इस देश में काल था कि कोई भी माता पिता 6 वर्ष की आयु से ऊपर बालक बेटे और बेटी को घर में रख ही नहीं सकता था। अनिवार्य रूप से माता पिता को बालकों को गुरुकुलों में भेजना पड़ता था। जो नहीं भेजता था उसे राजा की ओर से दंड दिया जाता था। और आज हम 21वीं सदी में हैं और अब भी प्रौढ़ शिक्षा के लिए प्रयास चल रहे हैं। देखो आज हम कहाँ हैं। इस देश में कोई अनपढ़ ढूंढे से भी नहीं मिलता था। सबके लिए शिक्षा अनिवार्य थी और इसी का परिणाम था कि ये भारत विश्व गुरु के रूप में प्रख्यात हुआ था कि यहाँ के गुरु वो इतने समर्पित होते थे, उनका जीवन ही आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित और दीक्षित करने में ही व्यतीत होता था। इसलिए महर्षि मनु उस काल में जो आदि राजा बताए जाते हैं, उन्होंने घोषणा की थी हिमालय की चोटी से, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षेरन बोला और घोषणा की दुनिया के लोगों के लिए कि इस सारे भूमंडल पर जितनी मानव जाति है, यदि वो अध्यात्म और भौतिकवाद दोनों की शिक्षा प्राप्त करना चाहती है तो अपने अपने देश से बिस्तर बांधो और भारत की धरा पे आओ। यहाँ के गुरुजनों के चरणों में बैठ करके शिक्षा ग्रहण करो। और इसी का परिणाम था सारा विश्व भारत में शिक्षा ग्रहण के लिए आता था और भारत विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था। भाई और बहनों, यहाँ पर दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। भौतिक शिक्षा यानी कि जो जीवन चलाने का माध्यम है, अर्थकरी विद्या है, जिसके द्वारा रोटी कपड़े मकान की कोई चिंता ना रहे। भौतिक आवश्यकताएं जीवन में एक पढ़ा लिखा आदमी पूरी नहीं कर सकता तो उसकी पढ़ाई किसी काम की नहीं। लेकिन इसके साथ मानवीय जीवन मूल्य, संस्कार की शिक्षा,
अध्यात्म की शिक्षा, मानवता और इंसानियत बनने की शिक्षा, इस देश में प्रथम स्थान उसका होता था। और इसी सोच के साथ यहाँ पर बालक को विद्या का केंद्र बिंदु मान करके माता पिता और गुरुजन मिल करके उसके निर्माण में बहुत बड़ा योगदान करते थे। और सही अर्थों में जिस देश और समाज परिवारों की युवा पीढ़ी संस्कारवान होती है, धर्मात्मा होती है, जितेंद्रिय होती है, परोपकारी होती है, वहां पर सारी भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों का आगमन होता है और वहां सुख का वास होता है। आज जब हम इसके स्वरूप को देखते हैं तो थोड़ा चिंतन जरूर करना चाहिए। हम इस क्षेत्र में आजकल नए नए कोर्सेज लेकर के आते हैं, लाने भी चाहिए। स्किल पर आजकल बड़ा जोर दिया जा रहा है, दिया जाना चाहिए। साइंस टेक्नोलॉजी समय की मांग है, बहुत जरूरी करना चाहिए। इसमें हम कहीं पीछे नहीं रहने चाहिए। लेकिन इन सब में होकर मेरे और आपके जीवन में करुणा, दया, परोपकार, सहिष्णुता, मानवतावादी सोच नहीं पनप पाई तो उसका परिणाम क्या होगा वो हो रहा है। झूठ, बेईमानी, दुराचार, भ्रष्टाचार, ये सब हमारे जीवनों में नैतिकता के अभाव का परिणाम है। ये सब चीजें पाठ्य पुस्तकों से गायब हो गई और इसी का परिणाम है एक माता पिता अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी उपलब्धि अपनी संतान को मानता है। और एक माता पिता दोनों मिलकर बच्चों को बड़ा करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं। स्वयं इतना अच्छा नहीं खाते जो बच्चों को खिलाते हैं। स्वयं ऐसे विश्वविद्यालय में नहीं पढ़े जैसे आज आप बच्चों को पढ़ाया है। स्वयं अभावों में रहते हैं लेकिन बच्चों को दुखी नहीं देखते। लेकिन वही बालक जब बड़ा होता है, डिग्रियां ले लेता है, डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर और पायलट और बड़े बड़े पदों पर चला जाता है, उस बालक के घर में उन माता पिता के लिए जिन्होंने उंगली पकड़ करके चलना सिखाया था, उनकी चारपाई के लिए जगह नहीं है। किस काम की है शिक्षा, किस काम की है डिग्रियां, जब हम अपने जन्मदाता माता पिता के नहीं हो सकते तो इससे बड़ी मानवता का ह्रास क्या होगा। कल मेरे को बड़ा दुख हुआ, आप लोगों ने कल समाचार पत्र में देखा होगा, अखबार में मैंने पढ़ा, अपने ही प्रदेश में, और मैं जानता हूं पूरे देश में मैं घूमता हूं, मैं अपना सौभाग्य मानता हूं, पूरे देश में इस समय संस्कृति, परंपराएं, धार्मिकता, सज्जनता सर्वाधिक देखने को मिलती तो गुजरातियों में देखने को मिलती, गुजरात में देखने को मिलती। ये मैं अनुभव करता हूं। लेकिन अपने ही प्रदेश में कल एक घटना, पिता की लाश पड़ी है, भाई भाइयों का आपस में इतनी दुश्मनी है कि एक भाई भाई को कहता बाप के 2 टुकड़े कर, आधा मेरा और आधा तेरा। मृत्यु लाश के लिए। कहां मानवता चली गई, कहां इंसानियत खो गई, किस काम की ये डिग्री और पढ़ाई। यदि हम अपने जन्मदात्री माँ और पिता के प्रति भाव नहीं रख सकते, अपने गुरुजनों के प्रति सम्मान भाव नहीं रख सकते, जिस राष्ट्र और देश का अन्न पानी दूध खा करके बड़ा हुआ उसके प्रति हम जिम्मेदारी का एहसास नहीं करते, ये सब चीजें
सीखने का जो समय होता है वो यही शिक्षा काल होता है। इसमें जो संस्कार, जो विचार, जो चिंतन दिया जाता वही भावी बालक की पूंजी बनता है। दुर्भाग्य ये है कि हम पाठ्य पुस्तकें तो पढ़ाते हैं, लेकिन जीवन की पुस्तक पढ़ाने के लिए कोई पाठ्यक्रम में लाइन ही नहीं और न उसके अतिरिक्त समय दे पाते हैं। इसी का परिणाम है कि हम केवल रोजी रोटी की एक फौज तैयार कर रहे हैं। वो लोग जो मानवतावादी सोच जिनमें हो, परोपकार की भावना हो, राष्ट्र और देश समाज के हर व्यक्ति के प्रति हमारा जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार हो, ऐसे लोग कहीं कहीं दिखाई पड़ते हैं। और मैं कई बार अकेला बैठ के सोचता हूं, आप भी अनुभव करना, धार्मिक रूप से भी हम धार्मिक बहुत हो रहे हैं, कमी नहीं है। ईमानदारी से बताओ, मंदिर जितने आज हैं इतने पहले नहीं थे, हाँ या ना? बढ़े कि घटे? गुरुद्वारे भी इतने पहले नहीं थे जितने आज हैं। मस्जिदें भी इतनी पहले नहीं थी जितनी आज बढ़ गई है। चर्च भी पहले इतने नहीं थे जितने आज हैं। धर्म गुरुजी उपदेष्टा भी इतने पहले नहीं थे जितने आज हैं। सब बढ़ रहे हैं और हम भी इतने धार्मिक हैं कि इस समय प्रयागराज में पूरी मनोबल से जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इन सब धार्मिक चीजों के साथ, इन सब परंपराओं के साथ इस धरती पर कुछ सत्यता बढ़नी चाहिए थी, ईमानदारी भी बढ़नी चाहिए थी, आपस में प्यार प्रेम मोहब्बत भी बढ़नी चाहिए थी, हमारे जीवनों में भी दिखना चाहिए था। आज मुझे मौका मिलता है चोरी करने का, इसलिए बचाऊं कि मौका नहीं मिल रहा। मिलता तो चूकता ही नहीं। झूठ बोलने का मौका इसलिए झूठ नहीं बोलता कि मौका नहीं मिलता, मौका मिले तो कोई चूकता नहीं। ये सब क्या है? ये डबल जिंदगी, इसको बोलते हैं दोहरी जीवन शैली। आज जब लोगों के बीच में बैठते तो कमाल पढ़े लिखे बड़े बड़े डिग्रीधारी बोलते हैं कि जिंदगी दो प्रकार की है। और वो क्या बोलते हैं? एक प्राइवेट लाइफ, एक पब्लिक लाइफ। देखो ये बड़े स्मार्ट लोग हैं, अल्ट्रा मॉडर्न। कहते दो तरह की जिंदगी, एक प्राइवेट लाइफ और एक पब्लिक लाइफ। बुरे कौन होते हैं ये स्पष्टता थी बिल्कुल। और ऐसा नहीं कि दुनिया में सदा ही अच्छे रहे और सदा बुरे रहे, ये भी नहीं है। राम के समय राम थे तो रावण भी थे, कृष्ण जी के समय कृष्ण जी तो कंस भी थे। ये परंपरा आदि काल से ये न्यूनाधिकता हो जाती, घट बढ़ जाते हैं। कभी अच्छे लोग बढ़ जाते हैं, धर्म अर्थ और मोक्ष के लोग बढ़ जाते हैं। कहीं पर काम और अर्थ के लोग बढ़ जाते हैं। वो युग आज चल रहा है। कम अधिक हो सकता है लेकिन ये रहेगी। इसलिए भारतीय ऋषि जानते थे, प्रेरित करो बालकों को अच्छाई की ओर, क्योंकि मानवीय प्रवृत्ति स्वाभाविक क्या है कि आदमी नकारात्मक सोच की ओर ज्यादा बढ़ता। और किस उम्र में बढ़ता है? जब बालक 8वीं, 9वीं, 12वीं और बीए तक की अवस्था होती है। ये अवस्था बेहद संभालने की अवस्था है। उस अवस्था में माता पिता से भी ज्यादा जिम्मेदारी गुरुजन की हो जाती है, क्योंकि बालक ज्यादा उनके संपर्क में रहता है। और वो आयु बालक की कच्ची आयु मानी जाती है। इस उम्र में बालक के हार्मोन चेंज होते हैं, और जब हार्मोन चेंज होते हैं तो उसके विचारों में बहुत बड़ा उफान आता है। और इस आयु में बालक
बुद्धि से कम सोचता है और दिल से ज्यादा सोचता है। और हमारे जो फिल्म निर्माता है ना, ये दिल पर ही लठ लेके खड़े रहते हैं, इनका दिल ही दिल चलता है, वही बच्चों को दिखाते हैं। और उनको देख करके इस उम्र का बालक उनकी उन कहानियों को सत्य मान लेता है और वो सत्य मानी हुई उनकी जिंदगियों को तबाह करने का काम करती है। मेरे प्यारे बेटे बेटियों, यहाँ स्कूल के बच्चे आए, ये जो आयु है आपके बच्चों की, इसमें फिल्मी चीजें देख करके जीवन नहीं चलता, वो तो बनावटी जिंदगी है सारी की सारी। इस उम्र में जो बालक अपने माता पिता और गुरुजनों के प्रति समर्पित होगा, उनसे कुछ भी नहीं छिपाएगा, जीवन में बुराई आएगी, गलतियां भी होंगी, लेकिन उन गलतियों को खुल करके माता पिता की भी जिम्मेदारी है कि बालकों के साथ मित्रवत इस अवस्था में व्यवहार करें और गुरुजन भी उसी रूप में आए। वहां पर धमका के डरा के उनकी भावनाओं को दबाने दिया तो वहां विस्फोट होगा ही होगा। उन बच्चों को उजागर करो, उनको एकांत में बैठाओ और बालक खुल करके अपनी समस्या, चाहे कुछ भी है, किसी भी प्रकार की है, बेटियां अपनी मां के साथ, बेटियां अपनी लेडी टीचर के साथ, बेटे अपने पिता और अपने गुरुजनों के साथ खुल करके बात रखेंगे तो उनका समाधान निकलेगा और आप एक बहुत बड़ी समस्या से निकलकर सरलता से जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। अब ये जिम्मेदारियां दोनों तरफ से पूरी आज समाज में हो नहीं रही, इसके अन्यथा न ले। माता पिता पे काम ही नहीं, और काम है तो वो सारा दिन मोबाइल के बटन दबाने पे है। यहाँ भी कई, यहाँ भी बैठे बैठे उसी के साथ दुखी हो रहे हैं, चैन ही नहीं है। 2 मिनट मेरी ओर देखते, 4 मिनट उस पे चढ़ाई करते हैं। ये प्रोग्राम जो है, ये जिंदगी में शांति का रास्ता है ही नहीं। अकेला मन को तो छोड़ते नहीं कभी सोचने के लिए। दिन में थोड़े बहुत काम है, थोड़ा समय मिलता तो मोबाइल है, सोने तक ये जो दिनचर्या ये बर्बादी की चल रही है हमारी। तो हमारे बालकों को और हमने इन सब बिंदुओं पर बच्चों को पढ़ाना चाहिए, सिखाना चाहिए। वो अच्छे बालक कैसे बन सकते हैं, स्वास्थ्य से मजबूत कैसे हो सकते हैं, संस्कारवान कैसे बन सकते हैं, ये सब चीजें शिक्षा का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जियों ने इस दिशा में पहल करते हुए गीता जैसे महान ग्रंथ को बालकों के सब्जेक्ट में जोड़ने का एक अभियान चला है। ये अभियान ये भी चला रहे कि मोबाइल से बच्चे थोड़ा टाइम निकाल करके दूर हटे। इसका वातावरण हमारे सभी अध्यापकों ने तैयार करना चाहिए और माता पिता को भी ध्यान करना चाहिए। लेकिन कितनी गैर जिम्मेदार हो गए। आज एक माँ बच्चे को जन्म देती है, वो इतनी बिजी है कि बालक के लिए समय निकालती नहीं, उसको मोबाइल पकड़ा देती है कि तू इस पे जुट और मैं अपना दूसरा काम करती हूँ। ऐसा हो रहा घरों में। अब बालक धीरे धीरे उनको इतनी बड़ी आदत पड़ती है कि उनसे जब वो हटाते हैं तो माता पिता पे गुस्सा करते हैं, माता पिता के विरोधी बनते हैं, माता पिता के दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन शुरुआत तो हमने की है उसको इस लाइन पर लाने की। ये स्थिति बनी है। माँ इतनी जुटी पटी रोटी बना रही है और साथ में बटन भी दबा रही है। तो ये भाव उस भोजन में आके क्या निर्माण होगा, किस दिशा में हम जा रहे हैं। थोड़ा तो अपनी परंपराओं को, अपनी आध्यात्मिक सोच को
जहां मंदिर मस्जिद जहां जाते हैं वहां से कुछ तो ऐसी चीज लेके आए जिससे अपना सुख का जीवन जी सके। तो मैं आज जो डिग्री प्राप्त करने वाले बेटे बेटी हैं उनसे निवेदन करूंगा और आपके प्रति शुभकामनाएं भी देता हूं। आप जहां भी रहें सुखी रहें, खूब उन्नति करें, भगवान सब कामनाएं पूर्ण करें, लेकिन इसके साथ एक जिम्मेदार नागरिक रहें। माता पिता के प्रति जो दायित्व उसका पालन करें। जिन गुरुजन ने लंबे समय तक स्वयं तपस्या करके जिस विद्या को प्राप्त किया, आपको दिया, उसको बढ़ाओ और समाज में बांटने का काम करो। अभी मान्य दोनों ही हमारे शिक्षा मंत्री महोदय ने बोला, भारत इस समय विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी रात दिन जिनका पूरा समय देश और राष्ट्र के उत्थान में लगता है, अपना उनका कोई है ही नहीं, बच्चे नहीं, परिवार नहीं, घर नहीं। घर है तो ये देश है, बच्चे हैं तो हम सब हैं। राष्ट्र की भावी पीढ़ी के लिए सोचते हैं और उन्होंने संकल्प इतना दूरगामी लिया है कि दुनिया में मेरे देश के बालक हर क्षेत्र में आगे बढ़े, भारत विरासत को भी लेके आगे बढ़े और आज के भौतिक उन्नति को भी लेके बढ़े। भारत आध्यात्मिकता को लेके भी चले और आधुनिकता को भी लेके चले। ये मिशन उनकी मेहनत आने वाले इन बच्चों के लिए और इन बच्चों के लिए है। मेरा और आपका सबका ईमानदारी से कर्तव्य है कि हम इस मिशन में सहयोगी बने और मिशन में सहयोगी जहां जिस पद पर जिस रूप में हम हैं, मैं अपनी जगह, आप अपनी जगह और देश के नागरिक अपनी जगह, यदि अपने अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करें तो राष्ट्र स्वतः ही विकसित हो जाएगा। अपने आप हम प्रोग्रेस, उन्नति करेंगे। हम अधिकारों की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन हमारे कर्तव्य क्या है इस दिशा में कम लोग सोचते हैं। यदि सब व्यक्ति अपना पूर्ण समय ईमानदारी से अपने अपने कार्य में लगाए तो विकसित भारत के लिए हम सबका योगदान होगा और आने वाली पीढ़ियां सुखी होंगी और देश पुनः विश्व गुरु भी बनेगा और सोने की चिड़िया भी बन पाएगा। आप सब गुरुजनों के प्रति और आप विद्यार्थियों के प्रति, अभिभावकों के प्रति मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि हमारे ये बालक जिनको आज पदवियां प्राप्त हो गई हैं, ये अपने जीवन में ईमानदारी से सफलता का जीवन जिए। हमारे यहाँ संस्कृत साहित्य में अंतिम बात एक मेरे को भी याद आ गई, बोर नहीं हुए तो सुना दूं, दुखी तो नहीं हो बेटे? देखो सामने हैं छोटे, इनको मैं बताना चाहता हूं, इन बच्चों को। हमारे महापुरुषों ने एक श्लोक लिखा है, 3 चीज जीवन में बहुत महत्वपूर्ण, विद्या, धन और शक्ति। जिसके पास 3 चीज है ना, वो जीवन में सफल होगा। और ये तीनों चीज अच्छे लोगों के पास आ जाए तो वो इसका क्या करते हैं, और ये 3 चीज दुष्ट लोगों के पास चली जाए तो वो क्या करते हैं। है ना काम की बात? सुनो ध्यान से। उन्होंने लिखा है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत मेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। जो दुष्ट लोग होते हैं, जो धरती पर अशांति पैदा करने के लिए आते हैं, जिनका जीवन ही लोगों को दुख देने के लिए होता है, ऐसे भी होते हैं।
लेकिन पढ़ तो वो भी सकते हैं, उनको कौन रोकता है? रावण कोई कम पढ़ा लिखा थोड़ा ही था, और लादेन कोई कम पढ़ा लिखा थोड़ा ही था। ये कम पढ़े लिखे ने बड़ी अच्छी डिग्री थी, इंजीनियर था बहुत बड़ा, लेकिन ऐसे लोगों पर विद्या आ जाए तो क्या करेंगे? विवाद आए, वो लोगों में झगड़े करवाएंगे, लड़ाई करवाएंगे, हर समय समाज को तोड़ने का काम करेंगे, समाज में वैमनस्य पैदा करेंगे अपनी उस बुद्धि बल, विद्या के बल से। उस विद्या का दुरुपयोग लोगों को बसाने की बजाय उजाड़ने में लगाते हैं। और दुष्टों के पास धन आ जाए तो क्या करेंगे? मदाए, शराब पिएंगे, दुराचार करेंगे, गंदगी में पड़ेंगे, नशे करेंगे और जिंदगी को तबाह करके और लोगों को भी बर्बाद करने के रास्ते पे डालेंगे। धन जिन पे हो, गंदे लोगों पे, और जिन पे शक्ति आ जाए, गलत लोगों पे ताकत आ जाए, तो वो गरीब, दीनहीन, दुखिया, जो कमजोर लोग हैं उनको तड़पाएंगे, उन पे दादागिरी करेंगे, उनको हर समय दबाने का, गुलाम बनाने का काम करेंगे। यह है दुष्ट लोगों की पहचान, जिन पे धन आ जाए, विद्या आ जाए और बल आ जाए। और यही तीनों चीज भले लोगों पे आ जाए, आप जैसे सज्जन लोगों पे आ जाए तो वो क्या करते हैं? वो विद्या को ज्ञान की वृद्धि में लगाते हैं। ज्ञान आए, वो अपने नॉलेज को लोगों को बांटेंगे। जो टेक्नोलॉजी, जो विद्या आपने यहां से पढ़ी है, वो उसको अपने तक नहीं रखेंगे, लोगों की भलाई के लिए बांटेंगे, प्रचार करेंगे और सबको अपनी तरह सुखी बनाने का काम करेंगे। ये है अच्छे लोगों की पहचान। और अच्छे लोगों के पास धन आ जाए तो क्या करेंगे? वो तो दारू पीते थे पहले वाले, और अच्छे लोगों पे धन आएगा तो क्या करेंगे? दान आए, वो विद्या के दान में लगाएंगे, कहीं गौशाला के दान में लगाएंगे, कहीं अस्पताल बनाएंगे, कहीं चेक डैम बनाएंगे, कहीं वृक्षारोपण करेंगे, कहीं गरीब दीनहीन लोगों की दवाई का प्रबंध करेंगे, गरीब बेटियों की शादी करेंगे, किन्हीं बच्चों की शिक्षा में लगाएंगे। ये है अच्छे लोगों के पास आने वाले धन का उपयोग। और अच्छे लोगों पर शक्ति आएगी ना, चाहे वो राज की शक्ति हो, चाहे शरीर की शक्ति हो, चाहे बुद्धि शक्ति हो, वो क्या करेंगे? परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत में ज्ञानाय दानाय चय रक्षणाय, वो दीन दुखी असहायों की रक्षा में लगाएंगे। कोई बहन बेटी की इज्जत खराब करता है और एक शक्तिशाली जाता है तो वो वहीं पर उसका इलाज करेगा। ये है रक्षा। और दुष्ट अपनी ताकत से किसी बहन बेटी की इज्जत खराब करने का काम करता है। इसलिए दुनिया में मेरे प्यारे बच्चों, सम्मान किन का होता, दुष्टों का या अच्छों का? ये निर्णय दुनिया ने खुद किया है। हमने अपने घर की दीवारों पर जो चित्र लगाए हैं वो उन महापुरुषों के लगाए हैं जिन्होंने अपना जीवन औरों के लिए बलिदान दिया। हमारे घर की किसी की भी दीवार पर ऐसे लोगों का चित्र हमने नहीं लगाया जिन्होंने इस धरती पर अशांति फैलाने का काम किया, दुराचार फैलाने का काम किया और उनके चित्र लगाए हुए। हमारे सबके घरों में सदा जो साधु लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, भले लोग हैं, उनको ही हमारे दिलों में जगह मिलती है, उनका हम सम्मान करते हैं। इसलिए हम बच्चों को, गुरुजनों, सबको मिल करके ऐसे विचारधारा के भावी पीढ़ी को तैयार करना चाहिए। बेटे बेटियों को संस्कार देने चाहिए जो धरती पर सुख को फैला सके, शांति को फैला सके,
भाईचारे को फैला सकें, हम अपनी विद्या को परोपकार में लगाएं, धन को लोगों को सुख देने में लगाएं और ताकत असहायों की रक्षा में लगाएं। ये है विद्या प्राप्ति का मूल आधार, ये है अच्छे लोगों का समाज के निर्माण का योगदान। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरदार वल्लभ पटेल जो हमारे आदर्श थे, जो इस राष्ट्र के निर्माता हैं, ऐसे महापुरुष की धारा पर ये विश्वविद्यालय उनके विचारों को लेकर आगे बढ़ता जाए और उनके विचार फलीभूत होते जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय कुलपति महोदय को आज के इस आयोजन के लिए बहुत बधाई, उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई, आप सबके प्रति शुभकामना, धन्यवाद।